बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक अस्पताल के बाहर बच्चों के गुब्बारे बेचा करता था। शदीद गर्मी का मौसम था। पसीने और गर्म हवा ने मेरा बुरा हाल किया हुआ था। बच्चे अपने माँ बाप के सामने से मेरे पास से गुजरते। वो अपने माँ बाप से जिद करते कि हमें गुब्बारे चाहिए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि ये अय्याशी कोई कोई माँ बाप ही अपने बच्चों को करवा सकते थे। मेरे पास ऐसे गुब्बारे भी होते थे जिनके अंदर खूबसूरत लाइटें लगी होती थी। उनकी कीमत 150 या 200 थी। इसीलिए ज्यादातर लोग खरीदने से दरेग ही करते थे। पूरा दिन मैं गर्मी में परेशान खड़ा रहता, फिर भी मेरी दिहाड़ी 400-500 से ज्यादा ना लगती थी। मेरा एक बड़ा कुंबा था जिसको मैंने पालना था। अभी भी जेब में सिर्फ 300 रुपए पड़े थे। जब मैं सुबह काम पे आने लगा तो मेरी बड़ी बेटी फायजा मुझसे कहने लगी, बाबा आटा खत्म हो गया है, वापसी में लेते आइएगा। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया था। अब मायूसी से खड़ा आते जाते लोगों को देख रहा था। मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं उम्र की 45 बहारें देख चुका हूँ। मेरा एक भरपूर खानदान है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैंने हमेशा ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतनी सारी रहमतों से नवाजा हुआ है। लेकिन मेरी बीवी को बड़ी हसरत थी कि मेरे यहाँ बेटा होता। शुरू की 4 बेटियां हुई तो उसकी तबीयत रहने लगी। उसने जिद में आकर 3 और बेटियां पैदा कर लीं। वो सोचती कि शायद इस बेटी के बाद बेटा हो जाए। यूं हमारी फैमिली बढ़ती गई और मेरी 7 बेटियां इस दुनिया में आ गईं। हालात जब खराब होना शुरू हुए, जब मेरा लगा लगाया कारोबार खत्म हो गया। मैं एक दुकान पर पकौड़े समोसे का काम करता था। अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लेकिन अचानक ही किराए की दुकान पे मैं काम करता था वो किसी ने खरीद ली। उन लोगों का कपड़े का कारोबार करने का इरादा था। यूं मैंने एक ठेला खरीदा और उस पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन जगह जगह फिरने की वजह से सारा माल खराब हो जाता और मैं पूरा का पूरा ठेला घर वापस लेकर आ जाता। धीरे धीरे करके मैंने वो कारोबार छोड़ दिया। घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। कभी एक बंदे ने मुझे एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया और फैक्ट्री गुब्बारे बनाने का काम करती थी। मुझे दिन भर वो गुब्बारे सेल करने थे। मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी। वो बेचारी मेरा हाथ बटाने के लिए घर में सिलाइयां करती रहती थी। बीवी बेचारी बीमार रहती थी। उससे घर का काम ही ना होता था। वो सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मेरे रिश्तेदार जब भी मुझसे मिलने आते मुझसे कहते कि इतनी महंगाई के दौर में 7-7 बेटियों का बोझ तुम्हारे कंधों पर धरा है, कैसे ढेर सारा जहेज देकर उनको रुखसत करोगे। मैं उनकी बात पे ये सोचता कि जिसने इनको पैदा किया है वही इनकी शादियों का सबब भी बनाएगा। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि मेरा घर किराए का था और हर महीने मालिक के मकान दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता। उसे तो हर हाल में किराया चाहिए था। मेरी बेटियां सिलाइयों के कपड़े सी सी कर मेरे साथ घर को चलाने में मेरी मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी घर का पूरा कहाँ होना था। 9-10 अफराद के होते हुए घर का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा था। मेरी सातों की सातों बेटियां इंतहाई खूबसूरत शक्लो सूरत की मालिक थीं। अल्लाह ने उन्हें अच्छी शक्ल से पैदा किया था। बस किस्मत के मामले में वो मात खा गई थी, वरना आज किसी महल में ऐश कर रही होती। मैं दिन भर तपती धूप और गर्मी में खड़ा रहता, लेकिन फिर भी सेल ना होती। जेब में चंद पैसे लेकर मैं घर वापस आ जाता। फिर चंद दिनों के बाद जब हमारे मोहल्ले में एक नई फैमिली आकर रहने लगी, वो किराए पर आई थी। उनके ठाट बाट देखकर मोहल्ले के लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते। एक दिन उसी घराने का एक आदमी मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि बड़े मियाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपकी माशाल्लाह से जवान बेटियां हैं। अगर आप कहें तो मैं आपकी 2 बेटियों को एक बंगले पर काम दिलवा सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ एक बूढ़ी औरत की देखभाल करनी होगी। दोनों ऐश करेंगी बंगले पे और फिर अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी। मेरा दिल ये मानने को तैयार ना होता था कि मेरी बेटियां घर से बाहर निकलकर कमाने जाएं, इसलिए उसे इनकार करके घर आ गया। तो फिर अपनी बीवी से इस बात का जिक्र किया तो मेरी बड़ी बेटी फायजा ने ये बात सुन ली और मेरे पास आई और कहने लगी, अब्बा आखिर कब तक आप अकेले हालात से लड़ते रहेंगे? हमें भी तो बाहर निकलना होगा। आपके साथ तभी तो जाके हमारे घर के हालात बदलेंगे। आपने उस आदमी को क्यों इनकार किया? आजकल कितनी ही लड़कियां हैं जो घर से बाहर निकलकर अपने माँ बाप का हाथ बटा रही हैं। मेरी दोस्त दीपा को ही देख लें। अब वो भी एक स्कूल में नौकरी कर रही है। उसने मुझे इस तरीके से कायल किया कि मैं उस आदमी की बात मानने पर तैयार हो गया। फिर मेरी दोनों बेटियां फायजा और नाजिया उस बंगले में काम करने के लिए राजी हो गई। मैं उन्हें भेजना नहीं चाहता था, लेकिन जब उस आदमी ने तनख्वाह का बताया तो मैं हैरान रह गया। दोनों की तनख्वाह वो 50,000 बता रहा था। फिर एक दिन मैं उन दोनों को लेकर उस आदमी के साथ उस बंगले पर छोड़ आया। मैं अंदर ना गया था, क्योंकि उस आदमी का कहना था कि अंदर सिर्फ खातीन है, उन्हें पसंद नहीं कि कोई आदमी अंदर आए। इसीलिए उसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गया।
बज़ाहिर मैं अपनी दोनों बेटियां उस बंगले पर छोड़ आया था, लेकिन अंदर से मैं कशमकश का शिकार था। गर्मी से बार बार पसीना पहुंचता पैदल ही घर की तरफ आ रहा था। उन्हें पूरा महीना उस बूढ़ी औरत की देखभाल करने के लिए उस बंगले पर रहना था। फिर महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती तो फिर वो घर आ जाती। ये पहली रात थी जब मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में मौजूद न थी। मैं परेशानी के मारे सो ही ना पा रहा था। घबराहट सी हो रही थी, इसलिए छत पर चारपाई बिछाई और वहां जाकर लेट गया। अभी गुरूद की सी छाई थी कि मेरे कानों में धीमी सी आवाज आई, बड़े मियाँ तुम्हारी बेटियां परेशानी में हैं, जाके उन्हें बचाओ। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा था? हैरान और परेशान सा रह गया। ये आवाज बाकायदा मेरे कानों में सुनाई दी थी। परेशानी के आलम में चारपाई पर बैठा काफी देर सोचता रहा, फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अचानक ही आधी रात को मेरी चारपाई जोर से हिली थी, जैसे कोई मुझे उठाना चाहता हो। मैं घबरा कर उठा तो एक शख्स का साया मुझे दीवार पर नजर आया। मैं हैरान सा उठा, छत की दीवार से बाहर गली में झांकने लगा। अजीब सा हौला था, न जाने ये किसका साया था जो मेरी छत पर नजर आया था। पूरी रात मैं सो न सका था। मैं जानता था कि मुझे अजीब अजीब से वहम सता रहे थे। सुबह उठा तो तीनों छोटी बेटियां स्कूल के लिए जा रही थीं, जबकि 2 माँ के साथ घर पर ही मौजूद थीं। वो बेचारी भी अपनी बेटियों की जाने की वजह से उदास बैठी थी। फिर मैं अपनी बीवी से इस बात का जिक्र करने लगा कि रात को मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, ऐसे जैसे कोई मुझे कह रहा हो मेरी बेटियां सही जगह पर नहीं गई हैं। वो भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर कहने लगी, एक बार बंगले का चक्कर लगा कर आ जाओ, हो सकता है कि बेटियों से मिलने का मौका ही मिल जाए। उसके कहने पर मैं सुबह ही सुबह उस बंगले पर पहुंच गया। वहां पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला सेहतमंद आदमी खड़ा था। यकीनन वो वहां का सिक्योरिटी गार्ड था। फिर मैं उससे इल्तिजा करने लगा कि कल मैं अपनी बेटियों को इस बंगले पर छोड़ गया था, एक बार मुझे उनसे मिलवा दो। तो उस आदमी ने मुझे धक्के दिए और कहने लगा कि जो एक बार इस बंगले में आ जाता है तो वो 1 महीने बाद ही यहां से निकलता है। अभी तुम जाओ। उसका लहजा निहायत खौफनाक और अंदाज बहुत बदतहजीब था। मैं वहीं दरख्त के सामने खड़ा हो गया। भला मुझ जैसे गरीब आदमी की किसी के सामने क्या औकात थी। मैं काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस बंगले के अंदर ना जाने दिया। मैं तपती धूप में पसीने से शराबूर हो रहा था। अचानक ही एक वजी सा नौजवान वहां से गुजरा था। उसने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगा, बड़े मियाँ अब परेशान दिखाई देते हैं, किस परेशानी में मुब्तला हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ? जिस नौजवान की आवाज मुझे सुनी हुई महसूस हुई थी, ऐसा लगता है जैसे पहले भी मैंने उसे बोलते हुए सुना है। फिर मैं उससे कहने लगा कि इस बंगले में मेरी 2 बेटियां काम करती हैं। वो कल ही यहाँ आई हैं। मैं एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन ये बंगले का सिक्योरिटी गार्ड मुझे उनसे मिलने ही नहीं दे रहा। वो नौजवान कहने लगा कि आपने अपनी बेटियों को यहाँ आने ही क्यों दिया? इस बंगले में तो गैर कानूनी काम होते हैं। यहाँ एक बड़ी मैडम महरून निसा है जो लड़कियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बेटियों को गलत जगह पर फंसा चुका हूँ। मैं निहायत परेशान हो गया। तो वो नौजवान कहने लगा, मैं आपकी बेटियों को इस बंगले से छुड़वा कर ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं कहने लगा कि नौजवान, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी तरह करके मेरी बेटियां मुझे वापस ला दो। वो कहने लगा, ठीक है, आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर में आपके घर आ जाऊंगा, आपकी बेटियां भी मेरे हमरा होंगी। उसकी बात पर मैं थोड़ा हैरान और परेशान था। भला उसे तो मेरा घर का अता पता भी मालूम न था, फिर ये कैसे लेके आ सकता था? लेकिन फिर भी मैं उसकी बात मानकर घर वापस चला आया। फिर अभी 1 घंटा भी ना गुजरा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन ही जाकर दरवाजा खोला। मेरी दोनों बेटियां रोती हुई मुझसे लिपट गईं। कहने लगी, अब्बा शुक्र है आपने हमें उस बंगले से निकलवा लिया, वरना तो मर ही जाते। वहां पर गलत काम होते हैं। उस औरत ने हमें पहली रात बहुत मारा। कहने लगी कि अगर मेरी बात मानोगी तो ही मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी। अब तुम सारी जिंदगी इसी बंगले में रहोगी। फिर मेरी बेटी फायजा कहने लगी कि अब्बा, वो नौजवान कौन था जिसको आपने उस बंगले में भेजा था? मैंने कहा, बेटा मैं उसे खुद भी नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन जो भी था बहुत भला इंसान था। अब मैं शुक्र अदा करने लगा कि मेरी बेटियां उस नौजवान की वजह से गलत कामों में फंसने से बच गईं। अगले दिन मैं छत पर जाकर तन्हा सो रहा था जब मुझे अपनी चारपाई के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे उसी नौजवान की आवाज आई हो जो मुझसे कह रहा था कि अपना वादा याद रखना। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अंधेरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई भी न था। चारपाई पर एक सफेद कागज टी की सूरत में धरा था। मैंने उसे खोलकर पढ़ा तो उस पर एक तहरीर दर्ज थी, अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने कब्रिस्तान में आ जाना।
वही अजनबी। मैं हैरान रह गया कि भला मुझ जैसे बूढ़े और लाचार इंसान की कौन किस्मत बदलना चाहता है। उस पुराने कब्रिस्तान के बारे में मशहूर था कि वहां पर रूहें भटकती हैं। रात को बाकायदा चीखों की आवाजें सुनाई देती थीं। रात के वक्त तो दूर की बात है, दिन में भी वहां से कोई गुजरता दिखाई न देता था। अब मैं परेशान हो गया कि जाऊं या ना जाऊं। ऐसे लगता था कि ये वही नौजवान है जो उस दिन मुझे अचानक मिला था और जिसने मेरी मदद की थी। दूसरे दिन मैं गर्म मौसम में सड़क पर खड़ा रहा। मेरे दो चार गुब्बारे ही बिके थे। घर के हालात भी ऐसे थे कि मैं खाली हाथ घर वापस ना जा सकता था। जब जेब में पैसे ना हो तो इंसान कौन सा मुंह लेकर घर जाए। जब बीवी बच्चे आस लगा कर बैठे हों, वहीं खड़े खड़े रात के 12 बज गए। मैं सड़क पर ही खड़ा था। अचानक ही मेरे जहन में रात वाली बात याद आई। फिर मैंने उसी कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। मैं जानता था कि मेरी बेटियां मेरी राह देख रही होंगी। इतनी देर हो गई कि अब्बा अभी तक क्यों नहीं आए। रात का सन्नाटा हौलनाक था। चमगादड़ों की बोलने की आवाजें भी महसूस होती तो साथ ही फिजा में अजीब सी चीखें भी उभर रही थी। मैं सराजमगी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। हाँ, शुक्र था कि कब्रिस्तान का गौरकन मौजूद न था। वो ना जाने मुझे रात के इस पहर इस कब्रिस्तान में आते हुए देखता तो मेरे बारे में क्या सोचता। शायद मुझे कोई कफन चोर या फिर लाश चुराने वाला ही समझ लेता। मैं कोने में दुबक कर खड़ा था। वो एक घना सा दरख्त था जिसके नीचे मैं उस नौजवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही दरख्त की शाखें जोरदार तरीके से हिली और कोई उछल कर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये वही नौजवान था जिसने मेरी मदद की थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। फिर मैं कहने लगा, बरखुरदार, तुम तो ऐसे उछल कर आए हो जैसे कोई भूत आता है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, बड़े मियाँ, आप सही समझे, मैं वाकई एक भूत हूँ। मैं उसकी बात मजाक समझा था, लेकिन वो संजीदगी से कहने लगा, मैं एक जिनजाद हूँ और आपकी किस्मत बदलने आया हूँ। उसके चेहरे पर फैली संजीदगी बता रही थी कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। मैं बेयकीनी से उसके चेहरे पर नजरें टिकाए खड़ा था तो वो कहने लगा, यहाँ से दूर घने जंगलों में हमारा कबीला आबाद है। मैं अपने कबीले का सबसे ताकतवर और सरदार का खास जिनजाद हूँ। हमारे सरदार के 7 जिनजाद बेटे हैं। 10 साल तक जब उनके यहाँ औलाद ना हुई तो उनकी बीवी ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनकी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी ना हुई थी। उन्होंने पूरे 1 साल तक बैठकर एक खास चिल्ला किया था और वह चिल्ला करने के बाद उसने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे यहाँ औलाद होगी तो मैं अपने जिन्नात बेटों की शादी किसी गरीब इंसान की बेटियों से करवाऊंगा और उनकी जिंदगियों को बदल दूंगा। मैं सारी दुनिया में घूम घूम कर थक गया, लेकिन सरदार के 7 बेटों के लिए मुझे आदमजादियां ढूंढने से भी ना मिली। ढूंढते ढूंढते मैं इस बस्ती में भी आ गया जहां पर आप रहते थे। मुझे मालूम हो गया कि आपके यहाँ 7 खूबसूरत बेटियां हैं, लेकिन आपके हालात अच्छे नहीं। मैं आपकी 7 बेटियों को देख चुका हूँ। वो इस काबिल हैं कि हमारे सरदार की बहू बन सके। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने सरदार को कल ही लेकर आ जाऊंगा। वो आपकी बेटियों का हाथ आपसे मांग लेंगे। वहां उन्हें दुनिया का हर सुकून मुयस्सर होगा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और जिंदगी भर की खुशियां। अगर आप इस बात पर राजी हैं तो अपनी रजामंदी दे दें ताकि मैं ये खुशखबरी कबीले में जाकर अपने सरदार के सामने सुना सकूं। वो एक अजीब कहानी सुना रहा था। बगैर मेरी रजामंदी जाने भला मैं कैसे किसी जनजात से अपनी बेटियों की शादी कर सकता था। मैंने उसे साफ कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी बेटियां इस बात के लिए राजी ना होंगी। अभी मेरी सिर्फ 2 बेटियां शादी के लायक हुई थी, बाकी तो सब जी छोटी थी। और जिनजात कहने लगा कि हम एक एक करके आपकी बेटियों को लेने आएंगे, लेकिन दुनिया वालों के सामने ये जाहिर ना करेंगे कि हमारा ताल्लुक जिनजात से है। हम खुद को इंसान का रूप बदल कर ही उन्हें ब्याहने आएंगे। आप पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करके देख लीजिए। अगर वो खुश रहती है तो फिर बाकियों की कर दीजिएगा। बड़े मियाँ, तुम्हारी और तुम्हारी सारी बेटियों की किस्मत बदल जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर घबरा कर कहने लगा कि नहीं नहीं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैंने अपनी बेटियों की शादी एक जिनजात के साथ कर दी, वो मेरा जीना हराम कर देंगे। वो जिनजात मुझे कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ, जब तक आप अच्छी तरह सोच लें। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, ये आप अपने पास रखें, आपके बहुत काम आएंगे। उसने 3-4 नोटों की गड्डियां मेरे हाथ में थमा दी, जिन्हें मैंने झिझकते हुए थाम लिया था। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हैरान था कि ये मेरी बेटियों के पीछे क्यों पड़ा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की शादी हरगिज किसी जिनजात से नहीं करूंगा। दूसरी तरफ उसके दिए हुए नोटों की गड्डियां मेरे हाथ में थी। मैं घर गया, चुपके से पहले जाकर बिस्तर पर लेटा और वो सारी गड्डियां मैंने अपने तकिए के नीचे रख दी।
सुबह उठा तो मैं उन पैसों को भूल गया था। यूं ही मुंह हाथ धोकर काम पर चला गया। शाम को वापस घर आया तो मेरी बेटी कहने लगी, अब्बा, इतने सारे पैसे आपके तकिए के नीचे से मिले हैं, आपने बताया नहीं कि ये कहाँ से आए, और ना ही अम्मा को दिए लाकर। अब मैं उनकी बातों पर सटपटा सा गया। मुझसे कोई जवाब ही ना बन पा रहा था। तभी मेरी बेटी कहने लगी, अब्बा, आज मालिक के मकान भी आया था, बहुत शोर कर रहा था। दरवाजे पर खड़ा होकर अम्मा ने उन पैसों में से किराया निकालकर मालिक के मकान को दिया तो चुप करके चला गया। मैंने अब बेसाख्ता ठंडी सांस भरी थी। पैसों की जरूरत तो हमें हर हाल में होती है। मैं फिर चुप हो गया। मेरी बेटी मुझसे पूछती रह गई कि आखिर आप ये पैसे कहाँ से लाए थे, लेकिन मैंने उसे कुछ न बताया। एक हफ्ते तक वो पैसे हमारी हर जरूरत में काम आते रहे और हम ऐश करते रहे। कभी मेरी बेटियां समोसे मंगवा कर खाती तो कभी बाहर से बिरयानी। उनकी भी कितनी आरजुएं थी जो मैंने अपनी गुर्बत के हाथों मार डाली थी। छोटी वाली के स्कूल में कोई फंक्शन था। वो अपनी माँ से जिद कर रही थी, अम्मा, मुझे एक बहुत प्यारा फ्रॉक चाहिए, मुझे स्कूल के फंक्शन में पहन कर जाना है। मेरी बीवी ने चंद पैसे बचाए हुए थे, उसने बाजार से वो सूट खरीद कर मेरी छोटी बेटी को दिला दिया। मेरी बेटियां मुझे कहती कि अब्बा, लगता है हम लोगों की किस्मत बदलने का भी वक्त आ गया है। वो बार बार ये उम्मीदें लगा रही थी कि अब्बा अब फिर ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे और पैसों से हम ऐसे ही ऐश करेंगे। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे इन पैसों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। अगर मैं उस जिनजात की बात मान लेता तो वो खुद तो फायदे में रहता, लेकिन मेरी बेटियां उसके कबीले में जाकर खुश न रहती। पैसे खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर तंगी शुरू हो गई थी। मेरी बेटियां सारा दिन मशीन पर बैठकर सिलाइयां करती रहती, फिर चंद पैसे ही हाथ आते थे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। वो मेरी चौथे नंबर वाली बेटी की हम उम्र थी। मैंने देखा, बड़ी वाली दोनों खामोश बैठी थी। उनकी माँ उन्हें कह रही थी कि तुम भी शादियों में चली जाओ, लेकिन वो जाने पर तैयार ही न थी। मैं भी ज़ाहिरी आंखें मूंधे चारपाई पर लेटा था, लेकिन उन दोनों माँ बेटी की बातें गौर से सुन रहा था। मेरी बेटी अपने माँ से दबे लहजे में कह रही थी कि जुबैदा बार बार मुझसे ये सवाल करती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में कुछ सोचता भी है या नहीं। मैं उनके सवालों से तंग आ गई हूँ, इसलिए अब मैं मोहल्ले पड़ोस में कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। घर के हालात सारे ही मोहल्ले पड़ोस के लोगों को नजर आते थे कि मुश्किल ही है कि इनकी बेटियों की शादी हो। वो यही सोच रखते थे कि मैं काफी देर तक चुपचाप लेटा रहा। फिर एक फैसला करके उठा। रात के 1-2 का टाइम था। सारे घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे। मेरा रुख सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ था। मैं जानता था कि वो जिनजात मुझसे मिलने वहां जरूर आएगा। वो मेरे जवाब का मुंतजिर था। ताजा फूलों के महकते गुलाब की खुशबू चार सू फैली हुई थी। ऐसे लगता था जैसे किसी की कब्र पर आज ही ये फूल डाले हों। मैं अंधेरे में चुपचाप खड़ा उस जिनजात को तलाश कर रहा था। एक तरफ को बहुत सा धुआं जमा था। मैं उस धुएं की जानिब चल दिया। अचानक ही इस धुएं में से कोई ह्योला उभरा था। फिर देखते ही देखते उसी नौजवान जिनजात का रूप धार लिया। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था बड़े मियाँ। मुझे मालूम था कि तुम मुझे जवाब देने जरूर आओगे। इस दुनिया में सांस लेने के लिए, रहने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर अपनी बेटियों को यही घुटन जता जिंदगी देनी है तो फिर सोच लो। वो सारी जिंदगी 4 पैसों की खातिर यूं ही रो रो कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेंगी। फिर मैंने एक ठंडी सांस भरी और उससे कहने लगा कि अगर मैं उनकी शादी किसी जिन्सात से कर दूंगा तो ये कैसे मुमकिन है। सारी दुनिया के लोग पहचान जाएंगे ये तो जिन्नात है, इंसान नहीं। वो मेरा जीना हराम कर देंगे। वो जिन्जात तो कदम चलता मेरे करीब आया और कहने लगा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जब हमारा सरदार और उसके रिश्तेदार जिनजात रिश्ता लेने के लिए आएंगे तो वो इंसान के रूप में ही आएंगे। कोई उन्हें पहचान नहीं सकेगा कि वो इंसान नहीं बल्कि जिनजात हैं। तुम्हारी बेटी के जहेज में ढेरों सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाए जाएंगे। उसे किसी शहजादी का दर्जा मिलेगा। अगर अपनी बेटियों को ऐश वाली जिंदगी देना चाहते हो तो आज अपने फैसले पर मोहर लगा दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर वो वहां खुश रहेगी तभी मैं दूसरी बेटियों के बारे में सोचूंगा। वो जिनजात मेरी बात सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, ठीक है बड़े मियाँ, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर खुशी हुई। अब मैं खुशी खुशी सरदार के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने आपकी मन्नत पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात पर खुश हो जाएगा और मुझे कबीले में एक बड़ा दर्जा देगा। ये लो, ये चंद पैसे रखो। अब तुम हम जिन जातों से रिश्तेदारी कर रहे हो,
इसलिए तुम्हें दुनियावी मामलात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मुझे यकीन है कि इन पैसों से तुम्हारी बहुत सी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। अब मैं 1 हफ्ते के बाद सरदार को अपने साथ लेकर आऊँगा। तुम हमारा इंतज़ार करना। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी जिनजात से कर रहे हो। ये बात तुम्हें ना ही अपनी बेटी को बतानी होगी और ना ही अपनी बीवी को। जब तुम्हारी शादीशुदा बेटी हमारी दुनिया में चली जाएगी तो वो वहां जाकर खुद ही मान जाएगी। वहां की खुशियां और रौनकें किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उस जिनजात की बात पर सर हिला दिया था। फिर वो मुझे खुदा हाफिज कहता वहां से गायब हो गया। फिर मैं वापस घर की तरफ आने लगा। उसके दिए हुए पैसे मैंने अपनी जैकेट की जेब में छुपा लिए थे। मैं खुश था कि सुबह जब मेरी बेटियां ये पैसे देखेंगी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। मैंने हंसपे आदत वो पैसे अपने तकिए के नीचे रखे और गहरी नींद सो गया। सुबह चुपचाप मुंह धोया और काम पर चला गया। मैं जानता था कि जब मेरी बेटी बिस्तर उठाएगी तो खुद ही ये पैसे देख लेगी। शाम को घर आया तो चारों तरफ चहकने की आवाजें आ रही थी। ये हंसी और खुशी की आवाजें किसी और की नहीं, मेरी बेटियों ही की थी। मैं खुश था कि जिस तरह मोहल्ले के दीगर घरानों से हंसने बोलने की आवाजें आती हैं, इसी तरह अब मेरी बेटियां भी खुश रहने लग गई हैं। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी छोटी बेटी भागती हुई आई, कहने लगी, अब्बा आज अम्मा ने तो बहुत लजीज खाना बनाया है। बाजी आपके लिए नया जोड़ा भी लेकर आई है, देखना वो बहुत अच्छा है। फिर मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई, कहने लगी कि अब्बा आपने नया काम शुरू कर दिया है ना, आप हमें बताते नहीं हैं। वो इस गुमान में थी कि शायद मैंने गुब्बारों वाला काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर दिया है। मैं उनकी बात पर मुस्कुराता रहा। फिर मेरी बीवी कहने लगी कि तुम्हारे जो पहले वाले पैसे थे वो तो सारे खर्च कर दिए थे, लेकिन मैंने सोच लिया है कि इन पैसों में से थोड़े बहुत जोड़ना शुरू कर देती हूँ। कल को बेटियों की शादी करनी है, इनकी शादियों का जहेज बनाने में काम आएंगे। मैं अपनी बीवी को प्यार से कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, इनके जहेज का भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम अभी इन पैसों से अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लो। जिस चीज की घर में जरूरत है वो लेकर आ जाओ। मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में अपनी बीवी से बात कर लेता हूँ कि फायजा के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैं घबरा भी रहा था, ना जाने वो कैसा हुलिया इख्तियार करके आएंगे। कहीं किसी मोहल्ले पड़ोस के आदमी को शक ना हो जाए कि मैं अपनी बेटी एक जिनजात कबीले में ब्याहने जा रहा हूँ। फिर शाम को मैं जल्दी घर आ गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हफ्ते को फायजा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुम अच्छे से घर साफ सुथरा कर लेना और फायजा को भी कोई साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार करवा देना। मेरी बीवी पूछती रह गई कि कौन लोग हैं, कौन से मोहल्ले के रिश्तेदारों में से हैं या गैर, लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने कहा जब आएंगे तो जब तुम खुद ही देख लेना। 1 हफ्ता गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता है जैसे अभी वो मेरी दहलीज पर आकर खड़े हो जाएंगे और मोहल्ले में मेरा तमाशा लग जाएगा। फिर जुमेरात का दिन भी आन पहुंचा। आज उन जिनजादों ने आना था। मैं बड़ी फिक्र और परेशानी लिए घर में चक्कर काट रहा था। मैंने अपनी बीवी और बेटियों से कह दिया था कि आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम चाय पर अच्छा सा इंतजाम कर लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैं समझ गया था कि दरवाजे पर कौन है। जैसे ही दरवाजा खोला, सफेद रंग के सूट में मलबूस ऊंचा लंबा कद का एक मजबूत जिसामत वाला आदमी खड़ा था। उसके बराबर में वही नौजवान था जिसे मैंने पहली बार उस खूबसूरत नौजवान के रूप में देखा था। मैं उसकी भूरी आंखों से पहचान गया कि ये वही जिनजात है। उसके करीब शायद उस सरदार का बेटा जिनजात खड़ा था, क्योंकि वो निहायत ही उम्दा लिबास पहने और काली आंखों वाला एक नौजवान लड़का दिखाई देता था। उनकी हकीकत क्या थी ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मेरे घर वाले इस बात से नावाकिफ थे। उनके साथ कोई भी जिनजात न थी। उसका मतलब था कि मुझे ही उन तीनों से बात करना थी। फिर मैंने उन्हें कमरे में लाकर बिठा दिया। जिनजात सरदार ने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल घड़ी में तुमने मेरी मदद की। अगर मैं अपनी मन्नत पूरी ना करता, मुझसे डर था कि कहीं ना कहीं मेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं बाहर गया तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि ये क्या रिश्ता देखने आए हैं, लेकिन किसी औरत को साथ लेकर नहीं आए। ऐसे थोड़ी आते हैं रिश्ता देखने। अभी मैं उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। 4 अनजान औरतें हाथों में बड़ी बड़ी मिठाइयों के टोकरे लिए दरवाजे पर खड़ी थी। किसी टोकरे में मिठाई थी तो किसी में फ्रूट
तभी वो सरदार कमरे से बाहर आया और कहने लगा कि मुजीबुर रहमान, ये हमारे साथ है। हम आज रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे, इसीलिए ये सारा एहतमाम किया है। मेरी बीवी ने जब इतने सारे तोहफे, तहाइफ और मिठाइयाँ देखी तो हैरान रह गई। मुझे कहने लगी कि लगता है तुमने मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। तुम रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना। ये जो कहते हैं बस इन्हें हाँ कह दो। फिर उन औरतों ने फायजा को सजाना संवारना शुरू कर दिया। उन्होंने फायजा को बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया जो वो उसके लिए तैयार करके लाए थे। वो सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था। उन्होंने उसके पूरे वजूद पर सोने चांदी के जेवरात लाद दिए थे जिसमें वो किसी दुल्हन की तरह दिखाई देती थी। आज वो जिनजात सरदार रिश्ता पक्का करके जाने वाला था, तो जब शादी करने आता तो तब मेरी बेटी को क्या क्या देने वाला था ये मैं नहीं जानता था। सरदार ने अपने बेटे और मेरी बेटी फायजा को साथ बिठाकर एक हीरे की अंगूठी मेरी बेटी फायजा की उंगली में पहना दी। कहने लगा, ये आज से हमारे महल की शहजादी है। ये मेरी अमानत तुम्हारे पास 1 महीने के लिए है। उसके बाद मैं इसे अपने महल में ले जाऊंगा। वो 4 जिनजादियां जो सरदार के साथ आई थी, वो फायजा के ऊपर फूलों की बरसात कर रही थी। मेरे छोटे से घर में खुशियों का समा था। ऐसे लगता था जैसे चांद सितारे जमीन पर उतर आए हों। मेरी बेटियां और बीवी मेरी फायजा की किस्मत पर रश्क कर रही थी कि कितने अमीर खानदान में उसका रिश्ता हुआ है। लेकिन हकीकत क्या थी ये सिर्फ मैं जानता था। मैं घबरा भी रहा था कि कहीं मैं अपनी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा। वो मासूम तो सोच रही थी कि शायद मैं किसी बंगले कोठी में जाने वाली हूँ। वो नहीं जानती थी कि वो एक जिनजादों के कबीले के महल में जाने वाली है। फिर वो मेहमान खाने लगे। खाना खाकर वो बहुत खुश थे। बार बार मेरी बेटी के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो वहां से रवाना हो गए। जब मैं बाहर उन्हें रुखसत करने के लिए निकला तो मैं हैरान रह गया। मोहल्ले पड़ोस के सारे ही आदमी बड़ी हैरत से उन लोगों को देख रहे थे। मेरा दिल धक धक करने लगा। कहीं वो उन्हें पहचान तो नहीं गए। वो जिस तरह ठाट बाट से आए थे वैसे ही वापस चले गए। जब मैं वापस घर आया तो मेरी बेटियां उनका लाया हुआ सारा सामान देख रही थी और खुशी से उनके चेहरे लाल थे। वो बार बार मुझे कहती कि अब्बा, हमारी किस्मत खुल गई है, देखें तो सही ऐसा बाजी के लिए कितना कीमती सामान आया है। मैंने अस्पात में सर हिला दिया था। दिल ही दिल में सोचता कि मैं अपने घर वालों को धोखा दे रहा हूं। मैंने इन कीमती चीजों के बदले उस जिनसात सरदार से अपनी बेटी का सौदा कर लिया है। शादी 1 महीने बाद होना तय पाई थी, लेकिन इस दौरान भी वो सरदार अपनी जिनजादियों के हाथों कभी कोई कीमती सामान भेज देता तो कभी कोई। हमारे हालात तेजी से बदलना शुरू हो गए थे। अब मुझे काम पे भी जाना ना पड़ रहा था। मैं घर पर ही रहता। मेरी बीवी बड़ी तंगदही से मेरी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी। कभी कभी मोहल्ले के आदमी मुझे रोक कर कहते कि बड़ी अच्छी जगह पर बेटी का रिश्ता किया है। किसने तुम्हें इतना शानदार रिश्ता ढूंढ कर दिया है? हमें भी उसका नाम पता दे दो ताकि हम भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढें। मैं उनकी बात सुनकर गड़बड़ा जाता। सोचता कि उनसे क्या कहूं। मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता वहां किया है जहां पर किसी की सोच भी ना जा सकती थी। सरदार ने सख्ती से मना किया था कि किसी किस्म का भी जहेज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी बहू की हर चीज की तैयारी खुद से करेंगे। ये शादी रात के 12 बजे के बाद होना करार पाई थी। जब वो जिनजादा सरदार अपने बेटे की बारात लेकर मेरी दहलीज पर आने वाला था, उसने सख्ती से मना किया था कि अपने किसी भी रिश्तेदार को शादी में बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बात ऐसी हो जाए जिससे तुम्हारे रिश्तेदारों को शक हो और फिर हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं सोचता कि जिस दिन फायजा पे ये राज खुलेगा कि उसके बाप ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो मुझे क्या क्या लकब न देगी। अपने दिल में सोचेगी कि शायद मैं बहुत बड़ा लालची, धोखेबाज और झूठा आदमी हूँ जिसने अपनी बेटी का सौदा करके उसे एक जिनजात से बहा दिया। उसके मासूम चेहरे पर खुशियां बिखरी हुई थी। मैंने अपनी बीवी को कह दिया था कि किसी किस्म का कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं। ये शादी बस चुपचाप होगी, क्योंकि उन लोगों की कुछ मजबूरियां हैं। शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। फिर वो रात भी आ पहुंची जिस दिन मेरी बेटी की शादी होकर उसे यहाँ से रुखसत होना था, लेकिन उसे वहां जाना था जिसके बारे में वो कभी सोच भी ना सकती थी। मैं खुश नहीं था, अंदर ही अंदर बेशुमार परेशान था। उस दिन सरदार ने मेरी बाकी बेटियों के लिए भी शानदार चीजें भेजी थी। फायजा लाल रंग के जोड़े में मलबूस आज एक जिनजात के साथ रुखसत होने वाली थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी
फिर रात के 12 बजे वो सरदार अपने बेटे की बारात लेकर मेरी दहलीज पर आ गया। बज़ाहिर हम सब उन्हें देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन मोहल्ले पड़ोस का कोई भी आदमी उन्हें ना देख पा रहा था, ना ही उनके कानों में कोई आवाज जा रही थी। ये सब उस सरदार ने एहतियाती तदाबीर की थी, क्योंकि वो जानता था कि इंसान किस कदर हवस परस्त होते हैं। अगर किसी को भी ये मालूम हो जाता कि मेरी बेटी किसी शानदार जगह पर जा रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते जिससे हमें नुकसान का खदशा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बीवी और मेरी दुआओं तले रुखसत होकर फायजा उस जिनजात सरदार के बेटे के साथ रुखसत हो गई। मैं पूरी रात बेचैनी के मारे सो न सका था। न जाने वो किस कदर तकलीफ और गम में मुब्तला होगी जब उसके ऊपर यह हकीकत खुली होगी कि वो कहाँ आ गई है। मेरे लिए 2 दिन गुजारना मुश्किल हो गए थे। मैं पूरी पूरी रात सोता ही न था, बेचैनी से करवटें बदलता रहता। मेरी ये तकलीफ मेरी बीवी ने महसूस कर ली थी। फिर वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ मुजीबुर रहमान, मैं देख रही हूँ कि तुम फायजा की रुखसती के बाद से बहुत परेशान नजर आते हो। क्या बेटी की शादी करके खुश नहीं? क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम मुझसे छुपा रहे हो? उसका इतना ही कहना था कि मैं उसके सामने धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं कहने लगा कि जरीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो हैरान थी, कहने लगी, कैसी बात? क्या कह रहे हो तुम? फिर मैंने दिल मजबूत करके उसे कह दिया कि मैंने अपनी बेटी फायजा की शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जिनजात से की है। और ये बात सोचकर अब मैं मरने को हूं कि ना जाने उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जब वो उस कड़वी हकीकत से रूशनास हुई होगी। तो कहीं सदमे से उसकी जान ही ना निकल गई हो। मुझे लगता है कि मैं इसी गम से मर जाऊंगा कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अब मैं अपनी बीवी के सामने बैठा रो रहा था। वो भी सर पीट पीट कर कहने लगी कि ये तुमने क्या किया मुजीबुर रहमान। इससे तो अच्छा था कि तुम उसे जिंदा जमीन में दफना देते। कम अज कम सब्र तो आ जाता कि वो हमारे सामने ही मरी है। न जाने वो जिन्नात उसके साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे, वो किस मकसद के लिए उसे अपने साथ लेकर गए हैं। अब हम दोनों मियाँ बीवी बैठकर आंसू बहा रहे थे। मेरी बेटियां भी सब सुन चुकी थी। कहने लगी कि अब्बा, ये आपने क्या किया? क्या फायजा बाजी अब कभी हमारे सामने नहीं आएंगी? मैं खामोशी से नजरें झुकाकर जमीन को देखता रहा। ये बात तुम्हें खुद भी नहीं जानता कि वो मेरी शहजादी मेरे सामने आएगी भी या नहीं। फिर एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। हमारे घर में मौत का समा था। ना ही मैं बाहर निकल पाता था, ना ही मेरी बीवी और बेटियां। मुझे यह डर था कि अगर लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है, तो मैं उनके सामने क्या जवाब दूंगा। इसी सोच ने मुझे घर से बाहर जाने न दिया था। अगले दिन हफ्ता था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बेदिली से दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरी खुशी से चीखें निकल गई थी। मेरी बेटी फायजा खूबसूरत जोड़े में लिपटी जेवरात से लदी फदी मेरे सामने खड़ी थी। उसके साथ वही उसका जिनजात शौहर भी खड़ा था, जिसने बड़े एहतराम से मुझे सलाम किया था। जब वो दोनों अंदर आए तो पूरे घर में अजीब सी खुशबू और रोशनी छा गई थी। ऐसे लगता कोई मेहमान इस घर में आए हैं। फायजा सारी बहनों और अपनी माँ से यूं गले मिल रही थी जैसे उनसे मिलने के लिए बेताब हो। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा सा जमीन में नजरें झुकाकर खड़ा था। सोचने लगा कि फायजा ना जाने मुझसे क्या क्या कहने वाली है। इन सबको कमरे में छोड़कर मैं दूसरे कमरे में अकेला आकर बैठ गया। शर्मिंदगी थी कि मेरी बेटी ने जरूर आज मुझे बहुत बातें सुनानी है। मुझे लालची, खुदगर्ज और मतलबी कहना है। नहीं नहीं, ये मैं उसके मुंह से सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं चला जाता हूँ, अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊंगा। अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। यही सोचकर मैं उठने वाला था कि अचानक खुले दरवाजे से फायजा अंदर चली आई। मुझे देखकर कहने लगी, अब्बू कैसे हैं आप? मैं कहने लगा, बेटा मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। मैंने अपनी खुदगर्जी और लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने मेरे दोनों हाथ थामे और कहने लगी, अब्बा आप सही कहते हैं कि आपने मेरे लिए एक अनजाना फैसला किया था जिससे मैं बेखबर थी। जब मैं पहले दिन उनके साथ उनके कबीले में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां कोई भी मेरे जैसा दिखने वाला न था। इन सब की अजीब व गरीब बातें और हरकतें मेरे लिए नई थी। मैं हैरान थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सब पूरी रात मेरे आने का जश्न मनाते रहे। मैं उन्हें देख देख कर खौफजदा होती रही। फिर एक जिनजादी मेरे पास आई और उसने मुझे हकीकत से आगाह किया कि तुम इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि जिनजातों के कबीले में आई हो शादी करके। तुम्हारे बाप की रजामंदी से ही तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैं उस रात बहुत रोई।
उसने मुझे मेरी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया। वो कोई आम कमरा न था। खूबसूरत रंगीन पर्दों और सोने चांदी के फानूस से सजा हुआ वो कमरा खास तौर पर मेरे लिए बनवाया गया था। उनकी ज़ेबो ज़ीनत देखने वाली थी। एक रात मैंने पूरी परेशानी के आलम में गुजारी थी। जब दूसरी सुबह हुई तो हैरान रह गई। मेरी खिदमत करने वाली 4 जिनजादियां मेरे आसपास खड़ी थी। कोई मेरे बाल संवारने में लगी थी तो कोई मुझे खाना खिलाने में। उन चारों ने मिलकर मुझे ऐसे तैयार किया जैसे मैं किसी मुल्क की शहजादी हूं। जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो हैरान रह गई। मैं फायजा तो नहीं थी, मैं तो कोई अप्सरा लग रही थी। एक ही रात में मेरा सब कुछ बदल गया था। फिर जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो उन्होंने फिर ढेर सारे फूल फेंक फेंक कर मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा जिनजात जौहर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था। शायद वो मुझे ये सब समझने का एक मौका देना चाहता था। फिर वो सरदार मेरे सामने आया। उसने सबके सामने मेरे सर पर खूबसूरत हीरों का ताज रखा और अपने कबीले के जिनजादे और जिनजादियों के सामने ऐलान किया कि ये आज से तुम्हारी नई मलका है। इसका अदब व एहतराम तुम पर लाजिम है। उन्होंने मुझे इतना एहतराम और मोहब्बत दी कि मैं अपने नसीब पर फख्र करने लगी। पहले मुझे आप पर गुस्सा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगी कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा। आपने सोचा कि दुनिया वाले मेरी बेटियों को रोंद डालेंगे। अगर मेरे रिश्ते वाले आ भी जाते तो वो आपसे ढेरों जहेज का मुतालबा करते, आपके सामने नई नई शर्तें रखते। अगर आप उनकी बात ना मानते तो ऐन शादी के दिन वो बारात वापस लेकर लौट जाते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि दुनिया वाले लोग बगैर जहेज के किसी की भी बेटी को कबूल नहीं करते हैं। आपने हमारे लिए एक अच्छा बाप बनकर सोचा। मैंने आपके इस किए हुए फैसले को अपने दिल से कबूल कर लिया है। मैं वहां बहुत खुश हूँ। राज करूंगी किसी मलिका की मानिंद। इस कबीले में रहने वाले जिनजादे और जिनजादियों पर हुक्म चलाऊंगी। किसी की मजाल नहीं होगी जो मेरे सामने सर उठाकर भी बात कर सके। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे। वो मेरे आंसू साफ करते हुए कहने लगी, आपने मेरे लिए जो फैसला किया बहुत अच्छा किया है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वो एक पूरा दिन हमारे साथ गुजारने के बाद वापस अपने उस जिनजात जौहर के साथ उसकी दुनिया में जा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी, इत्मीनान और सुकून था। वो हमारे और अपनी बहनों के लिए ढेर सारे तोहफे तोहफे लाई थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक एक करके वो जिनजात सरदार मेरी बेटियों की शादी अपने बेटों से करता चला गया। आसपास के लोग हैरान होते कि रातों रात इस आदमी की किस्मत कैसे बदल गई कि इसने अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह रुखसत कर दिया। लेकिन मेरी और मेरी बीवी ने ये बात सबसे राज रखने का फैसला किया है, क्योंकि जानते हैं कि अगर किसी को भी भनक पड़ गई कि हमने किसी दूसरी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया है तो वो ना जाने क्या क्या करते फिरेंगे, हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। दुनिया वालों से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी बेटियों को बगैर जहेज के बेहाने आएंगे। मेरी दूसरी बेटियों ने जब अपनी बड़ी बहन को अपनी अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन देखा तो उन्होंने भी यही फैसला किया कि वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ उसी कबीले में शादी करेंगी। सातों की सातों अपने घर में खुश और मुतमईन हैं। वो अपनी दुनिया में मगन हैं। जब भी उनका हमसे मिलने का दिल करता है, हमारे इस छोटे से घर में रौनक लगाने के लिए चली आती हैं। वो सातों की सातों एक साथ आती हैं और एक साथ ही चली जाती हैं। मैं और मेरी बीवी मुतमईन हैं, क्योंकि हमें किसी भी रिश्तेदारों के सवालों का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम 2-2 3-3 दिन तक घर में भूखे बैठे रहते थे, कोई भी हमें पूछने ना आता था, तो फिर हम भला अपनी खुशियों में उनको क्यों शरीक करें, जो मेरी गुर्बत के बायस हमारा हाल चाल पूछना तो दूर की बात, वो हमारे घर के सामने से गुजर कर भी ना जाना चाहते थे। मैंने जो भी फैसला किया था अपनी बेटियों की खुशियों के लिए किया था और आज मैं अपने उस फैसले पर मुतमईन हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।